सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर गणित विषय पढ़ा रहा हूं और इसमें आपका पूरा चैप्टर वाइज मैंने पढ़ा दिया है हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। राजन सीरीज पूरा हर एक प्रश्न बहुविकल्पी अतिलघुत्तरीय लघुत्तरीय सॉल्व करा दिया है। पवन सीरीज में आपका बहुविकल्पीय अतिलघुत्तरीय सॉल्व करा चुका हूं पूरा, और लघुत्तरीय में मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करा रहा हूं, जिसमें आपके 4 क्लास हो गए हैं। यह आपकी 5वीं क्लास है और इनमें हमने 52 क्वेश्चंस तक देख लिया है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 से यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 से हम देखेंगे। अब इससे पहले आपको क्या करना है, इस क्लास को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर देना है, सभी ग्रुपों में शेयर कर देना है, ताकि सभी लोग जुड़ पाएं और अच्छे से इस क्लास को अटेंड कर पाएं। अपना प्रैक्टिस आप सभी को क्या करना है, पहले खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और उसके बाद ही आपको आंसर देखना है। ठीक है, तो ये बात आप हर एक क्वेश्चन के साथ चलते रहिए, करते रहिए। कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे आप, तभी आपको गणित इस तरीके से पढ़ने का फायदा होगा। जब तक गणित में आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप कहीं ना कहीं जाकर के एग्जाम में गलती कराओगे। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप खुद से प्रैक्टिस करते हुए चलिए। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न क्या 53 है। नीचे दी गई तालिका को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे एक तालिका इस तरीके से दी गई है आपको। अब देखिए यहाँ पे पहला क्रमांक संख्या दिया गया है, फिर वर्ग दिया गया है, फिर उसका टैली चिन्ह दिया गया है, बारंबारता दिया गया है। ठीक, और यहाँ पे प्रश्न लिखे हुए हैं जो आपको बताने हैं। इस तालिका में कितने वर्ग हैं, इस तरीके से यहाँ पे 8 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देना है। अब देखिए वर्ग आपको पता है, जो 5 संख्या से लेकर के संख्या 10 तक के अंक हैं वो किसमें आ रहे हैं, वो इस वर्ग के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, बारंबारता 11 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से लेकर के 10 तक, फिर उसके बाद 10 के बाद से 15 तक 4 संख्याएं आ रही हैं और उनका ये टैली चिन्ह है। टैली चिन्ह रिप्रेजेंटेशन आप लोग जानते होंगे। अगर देखिए 1 है बारंबारता तो 1 लाइन, 2 है तो 2 लाइन, 3 है तो 3 लाइन, 4 है तो इस तरह 4 लाइन खींच देंगे, और कहीं बारंबारता 5 है तो इस तरीके से ये बन गया। अब 5 से अधिक है तो इसी तरीके से 6 ये हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 के बाद 10 ये हो जाएगा, फिर ये 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से टैली चिन्ह क्या दर्शाता है। ये बारंबारता दिखाने का एक तरीका है, टैली चिन्ह दिखा देना। ठीक है, तो वही बात है, चाहे आप नंबर लिख दीजिए, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ठीक है, जैसे हर एक चीज का अपना वर्णमाला होता है। जैसे भाषाओं में क्या होता है, जैसे अभी एक को ही इस तरह अंग्रेजी में इस तरह दिखाते हैं, हिंदी में इस तरह दिखाते हैं एक को, तो वही रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो टैली चिन्ह क्या है, टैली चिन्ह एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। और किसको कैसे दिखाते हैं ये आप समझ गए। 1 को कैसे दिखाते हैं, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, ये समझ गए आप। अब यहाँ पे प्रश्नों को हम उत्तर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, इस तालिका में कितने वर्ग हैं। इस तालिका में पूरे टेबल में कितने वर्ग हैं। तो यहाँ पे देखिए क्रमांक संख्या लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 वर्ग हैं। कुल कितने वर्ग हैं, 7 वर्ग हैं। और दूसरा प्रश्न देखिए, वर्ग 25 से 30 में निम्न सीमा व उच्च सीमा क्या है। तो देखिए 25 से 30 लिख दिया खुद ही, तो निम्न सीमा जो पहले आता है वह निम्न सीमा हो जाता है और जो बाद में आता है वह उच्च सीमा हो जाता है। यानी कि 25 और 30 ये निम्न सीमा और उच्च सीमा हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला है, वर्ग 30 से 35 में वर्ग अंतराल कितना है। 30 से 35 में वर्ग अंतराल जब निकालना होगा तो जो उच्च सीमा है उसमें से हम लोग भाग माइनस कर देते हैं निम्न सीमा को, तो कितना बचेगा 5, यानी कि वर्ग अंतराल कितना है 5। अब इसके बाद देखिए वर्ग 35 से 40 में कितनी टैली लगी हैं। 35 से 40 में अगर हमको देखना हो कि कितनी टैली लगी हैं, तो यहाँ पे देखिए 35 से 40 ये 5 और ये 5 यानी कि 10 टैली यहाँ पे लगी हुई है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 5, किस वर्ग की बारंबारता 10 है। तो बारंबारता में देखिए 10 बारंबारता
किस वर्ग की है, तो 10 यहाँ बारंबारता हमने देख लिया, और ये किस वर्ग का है, तो 35 से 40 का। इसके बाद देखिए अगला है प्रश्न संख्या 6। इसमें तालिका में कुल कितने टैली चिन्ह हैं, कुल कितने टैली चिन्ह हैं यहाँ पे यह पूछ रहा है। तो टोटल अगर यहाँ पे आप जोड़ेंगे, यही टैली चिन्ह आप जोड़ लीजिए या फिर बारंबारता को आप जोड़ेंगे, तो 11 4 15 और 15 12 हो जाएगा, 27 27 और 18 ये हो जाएगा आपका 45 45 और 14 ये आपका हो जाएगा 59 59 और 3 आपका हो जाएगा 62 62 10 72। तो कुल 72 टैली चिन्ह यहाँ पे आपके हो जाएंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, तालिका में कुल बारंबारता कितनी है। तो वही बारंबारता भी है, चाहे आप टैली चिन्ह को जोड़ लीजिए चाहे बारंबारता को, बात एक ही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। सबसे अधिक बारंबारता यहाँ पे देखिए कितनी है, सबसे अधिक बारंबारता जो है वह है 18, और 18 किस वर्ग की बारंबारता है यह देखना है। तो यह है 20 से लेकर के 25 की, तो ये हो जाएगा आपका 20 से 25। ठीक है, तो इस तरीके से इस तालिका को देख करके पूरा कुछ भी आपसे पूछता है तो आप आसानी से इसको हल कर लोगे। 8 प्रश्न यहाँ पे थे, 8 आपने कर लिया। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हम करेंगे प्रश्न संख्या 54। देखिए त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति की अगर परिभाषा आपसे पूछ ले तो क्या आप लिखेंगे। देखिए त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी अत्यधिक प्रचलित शाखा है। शब्द त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुज के भुजाओं का मापन, या इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, त्रि का मतलब होता है 3 और कोण का मतलब होता है एंगल, उसको कोण लिख दीजिए, और मिति का मतलब होता है माप। तो 3 कोणों की जो माप होती है, और 3 कोण किसमें होते हैं, त्रिभुज में होते हैं। तो त्रिभुज की भुजाओं का जो मापन होता है, कोणों का जो मापन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। अंग्रेजी में त्रिकोणमिति को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, जिसका अर्थ होता है त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप। वास्तव में गणित की इस शाखा की मदद से हम किसी ऐसे त्रिभुज जिसकी भुजाएं ज्ञात हो के कोणों की माप ज्ञात कर सकते हैं, तथा कोणों की माप ज्ञात ना होने पर उसकी भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कुछ चीजें नोन है, हमको त्रिभुज में कुछ चीजें पता है, तो जो चीजें नहीं पता है त्रिकोणमिति के माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति आप लोग समझ ही रहे हैं। त्रिकोणमिति में एक ही त्रिभुज का यहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं, जो होता है समकोण त्रिभुज। इसके बाद देखिए अगला है प्रश्न संख्या 55, और ये आपके त्रिकोणमिति के प्रश्न यहाँ पे शुरू हो गए हैं। अगर त्रिकोणमिति देखिए बेसिक तो मैं आपको समझाते ही चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर कहीं भी किसी को कॉन्सेप्ट एकदम भी नहीं क्लियर है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको क्या कर लेना है, मेरा ट्रिग्नोमेट्री का जो क्लास है वह नीचे प्लेलिस्ट दिया है, वहां पे लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप त्रिकोणमिति वाली क्लास देख लीजिए, वह चैप्टर देख लीजिए, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत बेसिक से बहुत अच्छे ढंग से मैंने बता रखा है, आपको फिर ट्रिग्नोमेट्री में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यदि tan a बराबर 2 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक वैल्यू आपको दे दिया गया है, tan a का मान आपको दे दिया गया है 2। ठीक, अब tan a एक त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसका मान 2 दे दिया गया है। इसके मायने क्या होते हैं अभी समझाता हूं आपको, लेकिन किसका मान आपको ज्ञात करना है, मान आपको ज्ञात करना है sec a इंटू साइन a प्लस tan स्क्वायर a माइनस कोसेक a। अब यहाँ पे देखिए कि एक अनुपात tan a का केवल मान आपको पता है, और बाकी sec a, sin a, cosec a ये तो आपको पता ही नहीं है, और इस पूरे एक्सप्रेशन का आपको मान पूछ रहा है, तो ये आप कैसे निकालोगे। ये आप पहले एक त्रिभुज बनाइए, एक समकोण त्रिभुज बनाइए, और उसमें tan a के अकॉर्डिंग उसको सेट करना है आपको। देखिए पहले तो त्रिभुज ABC इस तरीके से आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। यहाँ पे जैसे बनाया है त्रिभुज ABC, यह 90 अंश का कोण है, और इसके सामने की भुजा जो होती है वह कर्ण होती है, हाइपोटेनस होता है। और फिर अब यहाँ पे ये कोण हम A मान लेंगे, तो tan A की वैल्यू क्या होती है, tan A होता है
लंब बटे आधार। लंब बटे आधार की जो वैल्यू है वह 2 है, और 2 को कितना लिख सकते हैं, 2/1। अब यहीं से तुरंत आप कंपेयर कर दीजिए, तो लंब की जो वैल्यू हो जाएगी 2 और आधार की जो वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो यहां से लंब की वैल्यू 2 रख देंगे और आधार की वैल्यू 1। ठीक है, जो कोण ए के सामने की भुजा होती है वह लंब होती है। ठीक, तो ये आधार हो जाएगा 1 और लंब 2। यहां से हमने मान निकाल लिया। tan ए जो अनुपात होता है वो आप समझे होंगे लाल बटे कक्का से, ये tan का होता है L/A यानी कि लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार की वैल्यू 2 दिया गया है, तो 2 को कितना लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, और लंब की वैल्यू हो जाएगी 2, आधार की वैल्यू 1। अब यहां से जब हमको ये वैल्यू पता चल गया लंब और आधार का, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ये कर लेंगे। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, यहां से हमें कर्ण AC की लंबाई मिल जाएगी। वह कितनी मिल जाएगी, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 5 आ जाएगा, और ये √5 हो जाएगा। ठीक, इसका जो मान हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो √5 आ जाएगा। ठीक, अब √5 आ गया, तो यहां से अब जिसका जिसका मान चाहिए, जैसे सेक ए का मान चाहिए, साइन ए का मान चाहिए और कोसेक ए का मान चाहिए, तो ये हम लोग निकाल लेंगे। देखिए सेक ए होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस देखिए क्या होता है, कॉस होता है आपका आधार बटे कर्ण। ये क्या होगा, कर्ण बटे आधार होगा। कर्ण है √5, आधार है 1, यहाँ त्रिभुज में आपको दिख रहा है, कर्ण है √5, यहाँ से √5, तो ये हो जाएगा √5/1 यानी कि √5। अब साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब है ये आपका 2 और कर्ण है √5, तो इसका मान हो जाएगा 2/√5। इसी तरीके से tan स्क्वायर ए की वैल्यू आपको चाहिए, तो tan की वैल्यू आपको पता ही है, तो tan का स्क्वायर कर देंगे तो tan स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी 4, और कोसेक ए की वैल्यू आपको चाहिए, तो सेक ये होता है साइन का उल्टा। साइन देखिए लंब बटे कर्ण, तो ये कर्ण बटे लंब, यानी कि साइन की वैल्यू देखिए 2/√5 हमने निकाला, तो इसी का उल्टा कर दीजिए, √5/2 ये हो जाएगा कोसेक ए की वैल्यू। अब प्रश्न के अनुसार किसका मान आपसे पूछ रहा है, सेक ए इंटू साइन ए प्लस tan स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, सेक ए की वैल्यू हमने कितना निकाला है, सेक ए √5, साइन ए निकला है 2/√5, तो ये आपस में दोनों में गुणा है, जहाँ कुछ नहीं दिख रहा है वहां गुणे का चिन्ह होता है, तो गुणा लगा दीजिए, फिर धन tan स्क्वायर है तो धन 4, फिर माइनस कोसेक ए यानी कि -√5/2। अब अगला लाइन देखिए, तो ये हो जाएगा √5 से √5 कट जाएगा, तो हो जाएगा 2 धन 4 -5/√2, और 2 और 4 जुड़ जाएगा तो 6 में से √5/2 घट जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे आप चाहे छोड़ दीजिए, चाहे हर समान कर लीजिए। हर समान करेंगे तो 2 का गुणा हो जाएगा, 6 जो हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 में से √5 घटेगा और बटे में 2, ये आपका उत्तर हो जाएगा। यही इतना आपको यहाँ पे सॉल्व करना था। ठीक है, tan ए का मान दिया था, वहां से आपको त्रिभुज में उस मान का हमने उपयोग किया, त्रिभुज में, त्रिभुज से फिर उसके बाद वहां पे एक भुजा का मान निकाला कर्ण का, और उसके बाद वहां से जितना मान हमको चाहिए था त्रिभुज से, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात लगाया, अनुपातों से हमने वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, और वही वैल्यूज पुट कर दी तो मान आ गया। बस इतना स्टेप आपको करना था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न संख्या 56 है, 45 के त्रिकोणमितीय अनुपात को समझाइए। 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात को समझाइए। अब 45 डिग्री है, इसको बोल रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ समझाइए, यानी कि साइन 45 अंश क्या होगा, इसका मान क्या होगा, कॉस 45 अंश इसका मान क्या होगा, tan 45 अंश, इसी तरीके से सेक, कोसेक और कॉट 45 अंशों का मान क्या होगा, यह यहाँ पे आपको समझाना है। 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात को समझाइए। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात में यह 6 अनुपात आ जाते हैं,
और अब बोल दिया है कि 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात को समझाइए। इसका मतलब हो गया कि आपको इन 6 अनुपातों को निकाल करके बताना है 45 अंश के मान पे। देखिए किस तरीके से यहाँ पे हम इसको समझाएंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेंगे, सबसे पहले एक इस तरीके से एक्स एक्सिस खींच लेंगे, इस तरीके से हॉरिजेंटल लाइन, उसके ऊपर एक लंब खींचेंगे, ठीक, और बीचों बीच 45 अंश का इस तरीके से लाइन खींच देंगे। ठीक है, 45 अंश का लाइन खींच दिया आपने। अब इस पे किसी एक बिंदु से इस पे लंब डाल देंगे, इस पे लंब डाल दिया। अब इसके बाद यहाँ अब फिगर आप समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ वाई एक्सिस इन्होंने बना दिया है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो एक देखिए इसको ओ बिंदु नाम दे दिया है और यहाँ पे किसी बिंदु P से यहाँ पे इन्होंने M बिंदु पे लंब डाल दिया है। ठीक, अब यहाँ इस त्रिभुज को आप समझिए। ठीक है, त्रिभुज को आप समझेंगे, त्रिभुज POM में, त्रिभुज POM में जो कोण M है, ये लंब हमने डाला है, तो ये कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। लंबवत रेखा है, ठीक, ये कोण 90 अंश का हो गया और ये कोण 45 अंश का हमने बनाया ही है। इस लाइन को हमने एक्स एक्सिस से 45 अंश पे बनाया है, तो ये कोण 45 अंश का होगा ही। और ये जो कोण बचा हुआ है ये भी कितने अंश का होगा, ये भी 45 अंश का होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो 90 और 45 135 हो जाएगा, और 180 में से घटा देंगे 135 तो 45 आ जाएगा। यानी कि इस कोण का भी मान, कोण MPO 45 अंश हो गया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दो कोण जो हैं वह आपस में बराबर हैं। तो अगर दो कोण बराबर हैं तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। यह समद्विबाहु त्रिभुज का नियम है। तो देखिए त्रिभुज POM एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे PM बराबर OM हो जाएगा, और इसको y अगर लंबाई हमने मान लिया और इसको x मान लिया, तो यहाँ पे x बराबर y हो जाएगा। ठीक, ये आपने समझ लिया। जो समान कोण होते हैं उनके सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, तो इस तरीके से ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा और ये दोनों भुजाएं बराबर हो ही गई हैं। परंतु समकोण त्रिभुज PMO में अब इसका मान अगर हम लोग निकालें, कर्ण का मान, तो यहां से पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। अगर इसकी हम लोग लंबाई r माने तो r का स्क्वायर बराबर होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x और y बराबर है तो r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर, यानी कि r बराबर लिख सकते हैं √2x। r का जो मान आ गया वह √2x आ गया। ठीक, ये भी x, ये भी x और ये √2x। अब यहां से हमको क्या निकालना है, यहां से हमको साइन 45 अंश का मान निकालना है। साइन 45 अंश, साइन 45 अंश, ठीक, ये 45 अंश, तो इसका मान कितना होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, लंब है x और कर्ण कितना है √2x। x से x कट जाएगा, बचेगा कितना, 1/√2, यही यहाँ पे बचा। इसी तरीके से कोसेक, कोसेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब होगा, यानी कि √2 इंटू एक्स, ये देखिए रूट यहाँ तक बढ़ा दिया, ये नहीं रहेगा, इंटू x बाई एक्स, x से x कट जाएगा, बचेगा कितना √2। इसी तरीके से cos 45 कितना हो जाएगा, cos 45 आधार बटे कर्ण हो जाएगा, यानी कि x बटे r, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बाई √2x, x से x कटा, इसका मान 1/√2। इसी तरीके से sec 45, cos 45 का उल्टा √2 वैल्यू आ जाएगा, और tan 45 का वैल्यू कितना आ जाएगा, लंब बटे आधार, यानी कि 1 आ जाएगा, दोनों x है, और cot 45 भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से सभी वैल्यूज यहाँ पे, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमने निकाल लिया 45 अंश पे। ठीक है, तो इस तरीके से आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 57 है, 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए cot 4 इंटू कॉट स्क्वायर 45 का मतलब क्या हो गया, अब इसे cot स्क्वायर 45 डिग्री लिखिए,
या इसी को आप लिख दीजिए cot 45 डिग्री का होल स्क्वायर। इस तरीके से दोनों का बात मतलब एक ही होता है। और cot 45 का मान कितना होता है? एक होता है, क्योंकि tan 45 एक होता है, एक का उल्टा एक। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 4 इंटू cot 45 का स्क्वायर लिख दिया हमने। और सेक स्क्वायर 60 को कितना लिख सकते हैं? माइनस सेक 60 डिग्री का होल स्क्वायर। और प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री को कितना लिख सकते हैं? साइन 30 का होल स्क्वायर। अब यहीं से वैल्यूज पुट करते जाइए, तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर cot 45 1 माइनस सेक 60 डिग्री होता है 2, क्योंकि आपको पता है कि cos 60 डिग्री कितना होता है? cos 60 डिग्री 1/2 होता है, तो उसका उल्टा कितना होगा? 2। फिर प्लस साइन 30 कितना होता है? साइन 30 1/2 होता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके आगे देखिए, 4 का गुणा होगा 1 का स्क्वायर में, तो 4 हो जाएगा। फिर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -4। 2 का स्क्वायर 4 आएगा, फिर माइनस का गुणा होगा तो -4 हो जाएगा। फिर धन 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर बट्टे 2 का स्क्वायर, तो 1/4 ये वैल्यू आ जाएगा। 4 में से 4 घट जाएगा 0, और धन 1/4 ये हो जाएगा 1/4। तो इस तरीके से वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 58। सिद्ध कीजिए कि tan 90 डिग्री बराबर है tan 30 प्लस tan 60 डिग्री 1 माइनस कॉस बाई 1 माइनस tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। ये आपको वैल्यू निकालना है। अब देखिए tan 90 डिग्री जो होता है वह होता है इन्फिनिटी। tan 90 डिग्री, tan का ग्राफ अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो tan का ग्राफ कैसे जाता है? इस तरीके से इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। तो ये होता है। अब tan का मान जो होता है 90 डिग्री पे वो इन्फिनिटी तक जाता है, तो इसलिए tan 90 का मान इन्फिनिटी होता है। और यहाँ पे अब ये समझिए कि इन्फिनिटी क्या होता है? 1/0 होता है, तो इसका भी मान कितना आना चाहिए? 1/0 आना चाहिए। इसी का मान, इसी को हम लोग लेकर के चलेंगे, दाहिने पक्ष को लेकर के चलेंगे। दाहिना पक्ष आप लिख दीजिए हिंदी में, या बाई RHS राइट हैंड साइड लिख दीजिए। राइट हैंड साइड इतना है। अब इसी में हम वैल्यू पुट करेंगे। tan 30 होता है 1/√3 और tan 60 होता है तो √3, तो 1/√3 प्लस √3 हो जाएगा अंश में। और हर में देखिए एक माइनस कितना होगा? tan 30 इंटू tan 60, यानी कि 1/√3 इंटू √3। √3 कट जाएगा, एक बचेगा। और अब देखिए आधार में एक में से एक घट जाएगा, बचेगा क्या? 0। अब जब हर में 0 बचा, ठीक है, तो अंश का कोई मायने ही नहीं है। जहां हर में 0 आ गया तो अंश में कुछ भी हो, कोई भी संख्या हो, उसका जो मान हो जाता है वह इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। तो यहीं पे मान जब 0 आ गया तो आपको कुछ देखना ही नहीं है, कुछ भी मत देखिए, ठीक है। ये 4/√3 है, इसको सीधे बराबर लिखिए इन्फिनिटी के। और इन्फिनिटी ये आ गया तो इन्फिनिटी को लिख सकते हैं tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री लिख दीजिए, फिर बराबर लिख दीजिए बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लेफ्ट हैंड साइड, और हैंस प्रूव्ड मतलब सिद्ध हो गया। तो इस तरीके से ये सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 59। एक बेलन की ऊंचाई 18 सेमी, त्रिज्या 10.5 सेमी। इस बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ एवं संपूर्ण वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। एक बेलन है जिसकी ऊंचाई आपको दिया गया है 18 सेंटीमीटर, और त्रिज्या जो आधार का दिया गया है वह 10.5 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक। ऊंचाई हो गया आपका 18 सेंटीमीटर और त्रिज्या हो गया 10.5 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब इस बेलन का आयतन आपको निकालना है। किसी भी बेलन के आयतन का जो सूत्र होता है वह πr² आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई हो जाता है। और यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r², यानी कि 10.5 का 2 बार गुणा कर दीजिए, गुणे 18। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, तो 7 से काटेंगे, ये 105 होता तो कितनी बार में कटता है? ये 15 बार में कटता, तो ये 1.5 बार में यहाँ कटेगा, ये हो जाएगा 1.5। और उसके बाद फिर
18 का गुणा कर दीजिए तो 27 हो जाएगा, और 22 का गुणा इधर कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 22 का गुणा इसमें कर लीजिए, 22 और 11 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 33 गुणे 10.5 गुणे 18। अब ये 33 गुणे 180 और 9 189। फिर इसके बाद इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए। आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6237, और सब कुछ सेंटीमीटर में है, और ये है आयतन तो क्यूब में आएगा, या घन सेंटीमीटर लिख दीजिए। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे आयतन हमने निकाल लिया। अब वक्र पृष्ठ निकालते हैं यहाँ पे, और वक्र पृष्ठ दो निकलता है, एक आधा केवल इस कर्व वाले का, और उसके बाद जो संपूर्ण वक्र पृष्ठ होता है उसमें ये ऊपर वाला भी जुड़ जाता है, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल भी जुड़ जाता है। ठीक, तो इस तरीके से अब बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है वह 2 पाई r इंटू एच होता है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच। 7 से काटिए, 1.5 बार में कट गया। फिर 22 का गुणा होगा 33, 33 ये गुणे 33, 2 गुणे 33 गुणे 18, ये वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ पे चाहे तो 66 गुणे 18 कर लीजिए, तो 66 गुणे 18 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1188, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि वक्र पृष्ठ जो होता है वह क्षेत्रफल होता है। ठीक, अब इसके बाद ये तो वक्र पृष्ठ आपने निकाल लिया। अब संपूर्ण वक्र पृष्ठ जब आपको निकालना होगा तो उसमें वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, या पाई आर स्क्वायर जो वृत्त का क्षेत्रफल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल देखिए, अलग से इन्होंने यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल निकाल लिया है, जो कि आया है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वही हो जाएगा यहाँ पे 1188 धन 2 गुणे 2 का गुणा होगा, 2 बार आधार जुड़ता है, एक बार नीचे वाला आधार एक बार ऊपर वाला आधार। तो पूरा संपूर्ण जो एरिया हो जाएगा ये 1188 धन 693 हो जाएगा 1881 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से बेलन का चाहे आयतन निकालना हो, चाहे वक्र पृष्ठ निकालना हो, या संपूर्ण वक्र पृष्ठ, आप तीनों ही निकाल लोगे आसानी से। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 60 है। एक 70 सेंटीमीटर लंबे 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। प्रश्न ध्यान से आप पढ़िए और उसके बाद समझने का प्रयास करिए। प्रश्न कह क्या रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक 70 सेंटीमीटर लंबा और 7 सेंटीमीटर चौड़ा आयत है, और इसी आयत को चौड़ाई के परितः घुमाया जा रहा है। चौड़ाई यही है, और इसी के परितः, इसी के चारों ओर घुमाया जा रहा है। तो इसके चारों ओर घुमाया जाएगा तो ऐसे ये घूमेगा, और ये घूम के क्या बनेगा, ये घूम के एक बेलन का आकार लेगा। ये घूम के एक इस तरीके से बेलन का आकार लेगा। ठीक है, बेलन किस तरीके से होता है, इसी तरीके से बेलन बनेगा। तो इसको जब घुमाया जाएगा तो ये एक बेलन का रूप ले लेगा, और इसी बेलन का हमको क्या निकालना है, इसी बेलन का हमको यहाँ पे आयतन एवं वक्र पृष्ठ निकालना है। ठीक है, इसी बेलन का। अब ये जो हो जाएगा, ये जो चौड़ाई है, ये देखिए, ये जो चौड़ाई है 7 सेंटीमीटर, ये बेलन की ऊंचाई बन जाएगी। और ये जो 17 सेंटीमीटर है, 17 सेंटीमीटर ये क्या बन जाएगा, ये इसका त्रिज्या बन जाएगा। r 17 सेंटीमीटर हो जाएगा, h 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने उल्टा ले लिया है, इस सोल्यूशन को मत देखिए, ये सोल्यूशन जो है वह गलत है, इन्होंने उल्टा रख दिया है। जब चौड़ाई के परितः घुमाया जा रहा है, मतलब चौड़ाई के चारों ओर। आप अगर अपने घर के परितः घूमोगे तो घर एक जगह स्थिर रहेगा और आप चारों तरफ घूमोगे। अब जब चौड़ाई के परितः बोला है तो चौड़ाई एक तरह स्थिर कर दीजिए और चौड़ाई को घुमा दीजिए, इस तरीके से आयत को घुमा दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे जब r और h आपको पता चल गया तो बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h होता है। अब वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू कितना, 22/7 गुणे r की वैल्यू है 17 गुणे 17 और गुणे h है 7। अब देखिए 7 से 7 कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ये 22 गुणे 17 गुणे 17, इसी की वैल्यू निकाल लीजिए।
इसका जो मान आ जाएगा वह 6358 आ जाएगा। ये हो गया। ठीक, ये किसमें आ जाएगा, ये निकल रहा है, सब कुछ दिया है सेंटीमीटर में और आयतन निकल रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा। ठीक, इसके बाद बेलन का आपसे वक्र पृष्ठ भी पूछ रहा है। वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई RH और 2 इंटू पाई। पाई कितना है 22/7। R कितना है, R है 17 और इंटू H है 7। ठीक, 7 से 7 काट दीजिए और बचेगा क्या, 2 का गुणा कर दीजिए 22 में, 44 गुणे 17। 44 गुणे 17 निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 748 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका, इस बेलन का आयतन हो जाएगा 6358 और जो इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा वह 748 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। अगर एक आयत को घुमा के एक बेलन बनाया जा रहा है तो उसका आयतन और वक्र पृष्ठ किस तरीके से निकालते हैं। ऐसा ही प्रश्न, यही लगभग प्रश्न आपको मिल जाएगा राजन सीरीज में अति लघुत्तरीय प्रश्नों में। ठीक है, वहां भी मैंने आपको कराया है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। सभी प्रश्न को बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। कहीं भी फिर भी कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बताइए और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल बेल आइकन है, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। क्लास को लाइक कर दीजिए और सभी विषयों का लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के पढ़िए। कभी भी कहीं भी आप सभी विषयों को पढ़ सकते हैं। DLED 4th सेमेस्टर का सभी विषयों का लिंक दिया हुआ है और कम समय में बेहतरीन तैयारी करना है आपको तो ऐप का लिंक नीचे दिया गया है, पहला ही लिंक है, उसको ऐप को डाउनलोड करिए। वहां पे आपको 4th सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा। 4th सेमेस्टर कोर्स में आपको सभी PDF मिल जाएंगे, सभी विषयों के हैंड रिटन नोट्स के PDF, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज आपको सब मिलेगा ही। और साथ ही साथ आपको राजन पवन सीरीज का PDF, उसका पूरा सोल्यूशन और वहां पे आप डाउनलोड कर पाओगे, बिना किसी डिस्टरबेंस के पढ़ाई कर पाओगे। तो वहां पे कम समय में आपको बेहतर तैयारी होगी। ठीक है, तो इसलिए आप जरूर ऐप को डाउनलोड करें और कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी दिन में। तो इस तरीके से आप बने रहिए, चैनल से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।